हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में आधा छोड़ के गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले प्री रिक्विजिट का एक वीडियो आया था सेपरेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों है। फिर हम लोगों ने देखा था डोबर्नियर्स ट्रायड, डोबर्नियर का ट्रायड का और क्या उसके लिमिटेशंस थे। फिर हम लोगों ने देखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और क्या उसके लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लोदर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 3 मॉडल पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल का, डोबर्नियर ट्रायड्स, तुम्हारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव और लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी इस वीडियो को पॉज करो, एक बार रिकैपिचुलेट करो पॉज करके कि क्या क्या था, डोबर्नियर ट्रायड क्या था और उनके जो तीनों ट्रायड का नाम क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या था और लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन क्या था, और लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन के लोअर स्लोप में कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आशा है तुमने इसका सही जवाब दिया होगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो फिर से जाओ पिछला वीडियो देखो, ये सब चीज दिमाग में होना जरूरी है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 3 मॉडल मिला था, तीनों मॉडल में कुछ कुछ फ्लॉज थे, कुछ कुछ कमियां थी। तो अभी आता है चौथा मॉडल। चौथा मॉडल और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो होता है वो है मिस्टर मेंडलीव का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग इसी को थोड़ा सा ट्विक करके, इसी को थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो ये बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का जो फाउंडेशन है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही है। तो मेंडलीव के बारे में थोड़ा पता करते हैं। ये है मिस्टर मेंडलीव, इनका पूरी तो रशिया से, इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव। इनका जन्म हुआ था 1834 में, रशिया से है, पेशे से केमिस्ट, और इनका डेथ हुआ था 1907 में। ये अपने टाइम के एक बहुत बड़े केमिस्ट थे, उनको बहुत सारा अवार्ड वगैरह भी मिला। इनफैक्ट अगर तुम रशिया में जाओ तो रशिया का जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उनमें वहां पे इनका बहुत इज्जत है। अगर तुम रशिया जाओगे तो तुमको इनका बहुत सारा मूर्ति मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है उनका पहला जो उन्होंने बनाया था, रशिया में ऑफकोर्स लिखा हुआ था यहाँ पे। तो ये तो उनका जो पहला जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था ये है उसका मैन्युस्क्रिप्ट। और यहाँ पे तुम अगर रशिया जाओगे तुमको ऐसे स्टैचूज वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको दिखेगा उनका पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे उनका स्टैचू। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है ये केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एक एक ये बोल सकते हो कि एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी इन्होंने किया है। ठीक है, तो लोग इसलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग क्या है ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले कितने एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में सजाया, तो 63 एलिमेंट को, 63 एलिमेंट्स को सजाया। अब तुम मेरे को बताओ न्यूलैंड्स ने कितना को सजाया था, न्यूलैंड ने 56 को सजाया था, राइट। 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने सजाया था और मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को सजाया। लेकिन इनसे दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि न्यूलैंड का जो टेबल है, अगर तुम टेबल देखोगे, मैंने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया पूरा टेबल न्यूलैंड का, तो वहां पे कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड को लगा था कि 56 ही एलिमेंट है हमारे दुनिया में और एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन मेंडलीव थोड़े से बुद्धिमान थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पीरियोडिक टेबल है जो आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे उसमें कुछ कुछ जगह उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक जगह जो छोड़ा उसका नाम क्या किया, एका लगा दिया। हालांकि जानकर तुमको खुशी हो गई, जो एका है ये संस्कृत से लिया गया, संस्कृत से। ठीक है, एका का मतलब होता है एक। मतलब मान लो कि उन्होंने एक एलिमेंट ढूंढा एल्यूमिनियम, ठीक है, और उनको दूसरा एलिमेंट मिला जो कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था बेरियम का। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे। तब भी हम लोग जब लोग मेंडलीव लॉ पढ़ेंगे तो मेंडलीव का लॉ क्या था, मेंडलीव लॉ बोलता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे दो चीज जानने वाला है। पहला बात तो एटॉमिक मास जो कि प्री रिक्विजिट के क्लास में मैंने बता दिया था। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये क्या नया बोला है। तो पीरियोडिक फंक्शन जानने से पहले तुम थोड़ा ये सोचो कि इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक आरसी प्रोवाइड किया था, उसमें इसका आंसर था, अगर तुम आरसी अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर तुम दे पाएगा। इसको पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं, पीरियोडिक का मतलब ही होता है रिपीटेटिव, रिपीटेटिव मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जो रिपीट हो उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो क्या बोलते हैं, मेंडलीव ने जब अपने एलिमेंट्स को सजाया तो उन्होंने देखा कि मान लो कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, और कोई एलिमेंट है बी, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी काफी मैच हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रहा है, प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। तो फिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्यों इन दोनों का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। तो मेंडलीव ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, थ्योरी वगैरह किया, तो उसके बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रहे हैं उनके प्रॉपर्टी का रिपीट होने का जो मेन रीजन है वो इन दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास जो है वो रीजन है इनके
रिपीटिव प्रॉपर्टी का या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। इसीलिए एटॉमिक मास क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन मतलब जो इनेबलर है, जो जिसकी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीव्स लॉ भी तुम बोल सकते हो इसको। क्या बोलते हैं मेंडलीव, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, किस वजह से रिपीट हो रही है, उनके एटॉमिक मासेस की वजह से। ठीक है, ये एक थियरी है, इसका प्रूफ क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारा बहुत सारे क्या बोलते हैं रिलेशंस होते हैं या थ्योरीज होते हैं, वो एक्चुअल थ्योरी नहीं होते, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, इंपेरिकल बोलते हैं। ठीक है, साइंस में इंपेरिकल वर्ड यूज किया जाता है जिसको बिना एक्सपेरिमेंट का थ्योरी से प्रूफ ना किया जा सके। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे तुमको मिलेंगे थ्योरीज जो इंपेरिकल है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंपेरिकल थ्योरी है। तो अब जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल कि मान लो कि मेंडलीव ने एल्यूमिनियम खोजा। ठीक है, अब इसी का मिलता जुलता जो एक और उनको मिल गया, मान लो गैलियम, मान लो। ठीक है, हालांकि ये सही नहीं है बट मान लो कि गैलियम भी तुमको एक और दो एलिमेंट मिला, दोनों के एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, मतलब प्रॉपर्टी एक दूसरे अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि मान लो ये भी आग में जल जाता है और ये भी आग में जल जाता है, ये भी नेचुरल मतलब ये क्या बोलते हैं नेचुरल कंडीशन में आपका सिल्वर कलर का होता है, ये भी सिल्वर कलर का होता है, मान लो। ठीक है, तो इनके प्रॉपर्टी जो है वो तो रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। जैसे मान लो इसका अगर एटॉमिक मास 2 है तो इसका एटॉमिक मास 16 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 और 16 के बीच में कोई ना कोई और भी एलिमेंट है जो हो सका कि अभी तक खोजा नहीं गया है। लेकिन जो चीज अभी तक खोजा नहीं गया है जरूरी नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि जब न्यूलैंड का हम लोग ऑक्टेव रूल पढ़ रहे थे तो वहां पे कितना था, वहां पे 56 ही एलिमेंट था, राइट। अब 56 से 63 हुआ तो लगभग 11 एलिमेंट खोजे गए ना, ये पहले तो नहीं थे। वैसे ही ये मेंडलीव को ये पता था कि अभी हम लोग बहुत सारे एलिमेंट आगे खोजने वाले हैं जो अभी तक मिले नहीं है, जो आगे मिलेंगे। तो इसीलिए ये सोच के उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा जगह ब्लैंक छोड़ा था। ठीक है, ब्लैंक छोड़ा, इसीलिए इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत इफिशिएंट था। इफिशिएंट क्यों था, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर में और जो एलिमेंट खोजे गए उनके लिए ऑलरेडी जगह मौजूद था। लेकिन न्यूलैंड में क्या था, न्यूलैंड में और जगह एक्स्ट्रा मौजूद नहीं था। क्यों, क्योंकि उनका जितना एलिमेंट था उतना ही जगह उन्होंने बनाया था। उन्होंने अपने उनका जो टेबल देखा उनमें 56 ही जगह, उनमें कोई एक्स्ट्रा जगह है नहीं। लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में एक्स्ट्रा जगह था। समझ में आया, ऐसा ही क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे क्या था, इनका जो रूल क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो एटॉमिक मास है वो रीजन होता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के पीरियोडिसिटी का। ऐसा समझ में आया होगा। इनिशियली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम। जब जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तब तक जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस जो है उनका खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनिशियली इसलिए लिखा कि जब शुरुआत में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जिसको ग्रुप बोलेंगे। ऐसे 8 था, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 हॉरिजॉन्टल था जिसको बोलेंगे पीरियड्स। ठीक है, बाद में जब आ गया आपका ये क्या बोलते हैं नोबल गैस आ गया तो हम लोगों ने 8 के बाद एक और 9th कॉलम ऐड किया। उसका नाम 9th कॉलम नहीं है, उसका नाम हम लोग रखे जीरो ग्रुप। ठीक है, अर्लियर देयर वाज 8 ग्रुप्स एज देयर वेयर नो इनर्ट गैसेस इन्वेंटेड देन, मतलब तब तक कोई इनर्ट गैस इन्वेंट नहीं हुआ था। बट फर्दर 1 मोर ग्रुप वाज एडेड, फिर बाद में एक और ग्रुप हम लोग ऐड किए जिसको हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं नोबल गैसेस के लिए। ऐसे समझ में आ गया होगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया। यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक बार ध्यान से पढ़ लो इसको। ठीक है, इन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड, देखो अगर तुम ओरिजिनल क्या बोलते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो वहां पे जो ये तुम्हारा है ग्रुप्स मान लो और ये है पीरियड्स, राइट। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा RO2 RH4 सब R से स्टार्ट होता है ये सब। ठीक है, बस उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम द लेटर R इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट इन द ग्रुप। नोट द वे फॉर्मूला इज रिटन। जो फॉर्मूला होता है R2 होता है, मान लो CO2 है, CO2 के जगह पे RO2 लिखेगा। आप बोलोगे CO2 तो पीरियोडिक टेबल में आएगा नहीं, CO2 एलिमेंट नहीं, CO2 एक कंपाउंड है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, CO2 एक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट मिलकर बना रहे हैं। पहले वीडियो में बताया था मैं, पहले दूसरी वीडियो में कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जो कार्बन है ठीक है वो डाई एटॉमिक होता है, तो कार्बन का जो कॉलम होगा उसके ऊपर तुमको RO2 लिखा मिल जाएगा। समझ में,
तो RO2 लिखेंगे CO2 के लिए, CH4 के लिए लिखेंगे RH4। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको एक बार मैं बता दिया कि पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी जगह ये छूटा नहीं होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप है और ये 0 ग्रुप है, और 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारा पीरियड है। हर एक ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में बटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैलियम और जर्मीनियम को मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। क्यों किया? क्योंकि जब ओरिजिनल तुम देखेगा ना नेट पे, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, हालांकि मेंडलीव का बहुत सारा पीरियोडिक टेबल अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीरियोडिक टेबल याद रखो, बट एक बात याद रखना कि जब ओरिजिनल तो मतलब जो पीरियोडिक टेबल था उसमें यहाँ पे गैलियम और जर्मीनियम नहीं था, और वैसे बोरॉन के नीचे भी एक था, ठीक है। तो गैलियम और जर्मीनियम नहीं था, यहाँ पे इन्होंने इस जगह को ब्लैंक रख दिया था, ठीक है। जो मैंने बता रहा था पहले कि उन्होंने कुछ जगह ब्लैंक रखा था, तो यहाँ पे तुमको कोई ब्लैंक दिख नहीं रहा होगा, सारा जगह तो फिलअप है। तो ये दोनों जगह जो था वो ब्लैंक रखा हुआ था। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखा था उन्होंने यहाँ पे रखा था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। जो एका वर्ड संस्कृत से आया हुआ है एक, मतलब जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा एका एल्यूमिनियम। ये सिलिकॉन है, उसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा एका सिलिकॉन, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि जो एका एल्यूमिनियम हम लोग रख रहे थे वो एक्चुअली गैलियम है, और जो हम लोग यहाँ पे एका सिलिकॉन रख रहे थे वो जर्मीनियम है। देखा कितना एफिशिएंट है कि बाद में हम लोग को गैलियम और जर्मीनियम बहुत बाद में खोजा गया, लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए जगह यहाँ पे बरकरार रखा हुआ था पहले से, ठीक है। तो ये बोल सकता है कि एक अचीवमेंट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। अब हम लोग देखते हैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले ये तुमको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। सबसे पहला, देयर आर 8 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक 0 ग्रुप होता है, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। जो पहला 7 है यहां से यहां तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। लेकिन जो 8वां है वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 3 ट्रायड। 3 का 9 एलिमेंट है ग्रुप 8 में, जो 3 का तिगाड़ा बनाता है, ठीक है, ट्रायड बनाता है। सब ग्रुप ए जो है नॉर्मल एलिमेंट है, SNP ब्लॉक एलिमेंट, ये बाद में बताऊंगा मैं जब तुमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो SNP ब्लॉक पढ़ेंगे। बस ये देख लो, ग्रुप ए जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है, और जो ग्रुप बी है वो तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक। ट्रांजिशन एलिमेंट इसी वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। बस अभी ये देख लो, जो ग्रुप ए है वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, और जो ग्रुप बी है वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, मेटल टू नॉन मेटल जाता है। अगर तुम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाओ तो देखो ये सारे हाइड्रोजन छोड़ दो। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एक अलग ही दुनिया में है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिथियम, ये सब जो है ये सब तुम्हारा क्या बोलते हैं मेटल है। मेटल से धीरे 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 अगर तुम लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो मेटल से नॉन मेटल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ओके। अचीवमेंट, क्या क्या अचीवमेंट है? सबसे पहले मेंडलीव लेफ्ट सम गैप फॉर न्यू एलिमेंट्स विच वेर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जैसे एका एल्यूमिनियम गैलियम बना, एका सिलिकॉन जर्मीनियम बना, एटसेट्रा, ठीक है। तो मेंडलीव कुछ जगह पहले से ही छोड़ा था उन एलिमेंट्स के लिए जो उस समय पे डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन बाद में डिस्कवर हुए। One of the strengths of Mendeleev periodic table was that when inert gas were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. मतलब जब, जैसे कि मैंने बताया कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब बना था उस समय तक इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ कि इनर्ट गैस के खोज होने के बाद भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोग बस एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिए। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ उसका नाम है 0 ग्रुप, ठीक है। वो जो है अंदर वाला जितना भी था तुम्हारा क्या बोलते हैं ग्रुप था, पीरियोडिक टेबल था, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, ठीक है। उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए, बस हम लोग एक नया एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिए। कोरिलेशन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड द प्रॉपर्टी। ये कैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, जैसे कि उन्होंने निकाला कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो जो है वो आग में जल जाए या फिर आग में जलने में ब्लू कलर होता है। मैं एक बहुत ही आर्बिट्री ले रहा हूँ, ऐसा सच में नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए इस चीज को बता रहा हूँ। वो आग में ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब उन्होंने इसका एटॉमिक मास हम लोगों को मिल नहीं रहा है, उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है एटॉमिक मास निकालना। तो हम लोग वो तो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कोई एक एलिमेंट है जो आग में जलने पे हल्का ब्लू होता है
एकदम एकदम हल्का ब्लू, और एक और एलिमेंट है जिसको अगर आग में जलाएं हम लोग तो वो डार्क ब्लू हो जाता है। तो इससे उसको पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है ये इन्हीं दोनों एलिमेंट के बीच में आएगा, राइट। तो अब हम लोग को इसका एटॉमिक मास पता है, इसका एटॉमिक मास पता है, तो इसका हम लोग को एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे मान लो इसका एटॉमिक मास अगर 6 है और इसका एटॉमिक मास मान लो 9 है, तो इसका एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास कितना होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा, तो 7 से 8 के बीच में होगा। तो एक्सपेक्टेड जो एटॉमिक मास है वो निकालने में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत यूजफुल रहा। ठीक है, इसको एक बार फिर से ये पॉज करके पढ़ो। ओके, अब लिमिटेशन क्या, अगर इतना ही अच्छा था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो उसी को हम लोग आज तक क्यों नहीं यूज करते, क्यों हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन क्या है कि हाइड्रोजन का प्लेस ये डिफाइन नहीं कर पाया। हालांकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी भी यूज करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन का प्लेस डिफाइन नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, एल्काली प्रॉपर्टी भी और हैलोजन प्रॉपर्टी भी। ये आगे ही बताऊंगा मैं, अभी इसी स्लाइड में, मतलब इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि एल्केली क्या होता है, हैलोजन क्या होता है, ये सब नॉमेनक्लेचर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन में बस ये याद रखो, हाइड्रोजन में एल्केली प्रॉपर्टी भी शो करता है और हैलोजन प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो इसको एल्केली वाले ग्रुप में रखें या हैलोजन वाले ग्रुप में रखें, तो ये चीज वो क्या बोलते हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर पाया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दूसरा, आइसोटोप का प्रॉब्लम हो गया। आइसोटोप क्या होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि आइसोटोप तुमको पता होना चाहिए, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब तुमको पहले से पता होना चाहिए। आइसोटोन, ठीक है, ये क्लास 7-8 में पढ़ाते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे एक बार डिस्कस कर दूंगा। तो आइसोटोप बेसिकली क्या होता है कि ऐसे दो एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम है। अब देखो सेम मास नंबर है तो उसको कौन सी जगह पे रखोगे, क्योंकि तुम मान लो कि जो पीरियड टेबल बना है वो तो मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। तो यहाँ पे 1, जिसका मास नंबर 1 है वो यहाँ रहेगा, मास नंबर 2 है वो यहाँ रहेगा, मास नंबर 3 है वो यहाँ पे रहेगा। अब ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जिनका दोनों का मास नंबर सेम है, तो दोनों को एक जगह पे कैसे रखेंगे, वो तो नहीं रह सकते। तो आइसोटोप के जगह को रखने में हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, the atomic masses do not increase in regular manner going from one element to next, so it was not possible to predict how many element could be discovered between the two। वही बात है कि अगर मैं तुमको बोलूं 1 2 3 4 5, अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर ऐसे ही इंक्रीज होते रहता, तुमको पता है इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 9 आएगा। ठीक है, या फिर मैं तुमको ऐसे बोलूं 1 2 3 5 6 7, तो तुम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट 4, क्योंकि एक एक से बढ़ रहा है ना सब। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं तुमको यहाँ बोलूं 1 3 5 6 9 8 13, इसके बीच में कितना एलिमेंट आएगा नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो हम लोगों को नहीं पता इसके बीच में कितना हमारा क्या बोलते हैं एलिमेंट आएगा। तो कितना जगह छोड़े, एक जगह छोड़े, 2 जगह छोड़े, नहीं पता ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ऐसा समझ में आ गया होगा। अब नॉमेनक्लेचर, जैसे मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर क्या क्या है, एल्केली मेटल्स क्या होते हैं, हैलोजेंस क्या होते हैं, एल्केली अर्थ मेटल क्या होते हैं और ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं। लैंथेसाइट और एक्टिनाइट, ये जो दोनों है, ये दोनों अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना। बस ये याद रखो कि लैंथेनाइट होता है कि एक्टिनाइट होता है। ठीक है, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो दो टेबल होता है, बस उतने ही हम लोग को अभी पढ़ना है। हालांकि लैंथेनाइट को याद रखो रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केली मेटल से। क्या होता है एल्केली मेटल, एल्केली मेटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि मैं अगर तुमको बोलूं सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो वैलेंस सेल है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको बोलते हैं एल्केली मेटल्स। अब देखो मेटल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुमको याद होगा अभी मैंने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नॉर्मल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो मेटालिक प्रॉपर्टी होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर घटते रहता है, मतलब लेफ्ट में सबसे ज्यादा, उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टी घटते रहता है, नॉन मेटल की ओर बढ़ते रहता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या कि जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, और ये जो एल्केली होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉलम होता है। समझ में? इसलिए हम लोग को इसको एल्केली मेटल्स बोलते हैं। एल्केली मेटल क्या होता है, जिसके लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि फट से अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देके इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को अटेन कर सकते हैं। समझ में?
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? बेसिक से चीज है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर निकाल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने बताया एकदम लेफ्ट वाला, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉलम जो होता है वो एल्कली मेटल्स का होता है। एल्कली मेटल्स का एग्जांपल है लिथियम, सोडियम। तो जैसे लिथियम का क्या होता है? लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनमें सबसे आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वो धक्का मार के बाहर निकाल सके अपने आप को स्टेबल गैस स्ट्रक्चर को पाने में। ठीक है, अब एक बात आता है, जैसे कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि जो हाइड्रोजन का प्लेस है वो एल्कली और हैलोजन में स्विच होते रहता है, क्योंकि जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है। कैसे दोनों प्रॉपर्टी है? पहले अल्कली वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना? 2, सॉरी 1, माफ करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें तो एक ही सेल होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जो अब जब एक ही सेल है तो वही उसका आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं हुआ, तो ये एल्कली मेटल में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे हैलोजन क्या होता है। हैलोजन क्या होता है कि इनके आखिरी सेल में, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे अगर हम लोग ले ऑप्स क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2, 8, 7। मतलब क्या कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एल्कली क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाल सकता है अपना नोबल गैस स्ट्रक्चर को पाने के लिए। वहीं तुम्हारा हैलोजन क्या करता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है अपना क्या बोलते हैं नोबल गैस स्ट्रक्चर पाने के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो 8 हो जाएगा, नोबल गैस स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसको। तो ये होता है हैलोजन। ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनफैक्ट ये एल्कली से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन पढ़ा है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो पहले 2, उसके बाद आता है 7। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल। ये तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। हैलोजन एग्जिस्ट इन द डायमीटर। अच्छा, ये कहां होते हैं पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा सेकंड टू द राइट होते हैं, शायद देख लेते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो पीरियोडिक टेबल बोला, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। तो जैसे ग्रुप 7 जो होता है वो हैलोजन होता है। अच्छा, 5 केमिकली रिलेटेड एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन, ये होते हैं तुम्हारा हैलोजन। इसमें से फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन एग्जिस्टेंस। बहुत ज्यादा वो रिएक्ट करता है फ्लोरीन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि अब तो जैसे कि मैं बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा एल्कली भी है और हैलोजन भी है। तो एल्कली कैसे समझ में आ गया कि बाहर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो धक्का मार के 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो एल्कली हो गया। लेकिन ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन है उसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले तब भी तो वो स्टेबल गैस हो जाएगा। डुप्लेट रूल पढ़ा है ना कि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ले ले बाहर से तब भी वो एक नोबल गैस बन सकता है। तो हाइड्रोजन में इसलिए दोनों प्रॉपर्टी होता है, हैलोजन वाला प्रॉपर्टी भी होता है और तुम्हारा एल्कली वाला प्रॉपर्टी भी होता है। लेकिन एल्कली होता है फर्स्ट ग्रुप, हैलोजन होता है 7th ग्रुप, तो हाइड्रोजन को कहां रखे कोई डिसाइड नहीं कर पाता। दूसरा बात, जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग जब नॉर्मल पीरियोडिक टेबल लिखते हैं उसमें लोग उसको हम लोग हालांकि लिखते तो ग्रुप 1 में है, ठीक है, एल्कली वाले में लिखते हैं, लेकिन उसको एल्कली कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आता है एल्कलीन अर्थ मेटल। एल्कलीन अर्थ मेटल का क्या होता है कि ये एल्कली के जस्ट बाद वाला, पहला वाला होता है एल्कली वाला कॉलम, दूसरा वाला होता है एल्कलीन अर्थ मेटल वाला कॉलम। इसमें क्या होता है, इसके बाहरी सेल में 1 के जगह 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी रिएक्टिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को आराम से धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, लेकिन एल्कली जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और सेकंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जो तुम्हारा एग्जांपल है एल्कलीन अर्थ मेटल का। फिर आता है ट्रांजिशन मेटल। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी तुम्हारा हाई कंसेप्ट वाला चीज है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझो। जो ट्रांजिशन मेटल है उनके पास सुपर पावर होता है, सुपर पावर। और ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो तुम देखते हैं सोना या फिर चांदी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। इनके पास क्या सुपर पावर है कि अभी तक हम लोग पढ़े थे कि बाहरी सेल मतलब फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 18। ठीक है, हालांकि होना तो ये चाहिए उसके बाद वाले में 32, बट ऐसा होता नहीं है। इसका ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे इंपेरिकल रूल्स है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ट्रांजिशन मेटल सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो अपने तीसरे सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है।
ठीक है। जनरली क्या होता है हम लोग को 2, 8, 8, 8, 18 ऐसे होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट सेल में, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही ऐसा एक एलिमेंट है जहाँ पे थर्ड सेल में या फिर सेकेंड लास्ट सेल में, थर्ड सेल बोलना सही नहीं होगा, सेकेंड लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है। पहला इसमें ये फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसमें जो वैलेंस सेल होता है वो लास्ट का 2 सेल होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, जो कोई भी एलिमेंट है उसका वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है उसका वैलेंस सेल। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में आउटर मोस्ट और सेकेंड आउटर मोस्ट ये दोनों ही तुम्हारा वैलेंस सेल होता है, ठीक है। ऐसा ही समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन मेटल आर एबल टू पुट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल दैट इज वन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। मतलब सेकंड मोस्ट सेल में, सेकंड आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही रख सकता है, बोल सकता है ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में ही होता है। एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये सब तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल में आता है। और क्या, ट्रांजिशन मेटल कैन बी यूज्ड द 2 आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट टू बॉन्ड विद अदर इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो वैलेंस सेल होता है वो लास्ट का 2 सेल होता है। जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो वैलेंस सेल होता है लास्ट का 1 सेल होता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में उसका जो वैलेंस सेल होता है लास्ट के 2 सेल्स होते हैं। अच्छा समझ में आ गया अल्काली क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अल्काली अर्थ क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। क्योंकि आगे की क्लास में इसका बहुत यूज पढ़ने वाला है, तो फिर मैं उसको तुमको ये डिफाइन नहीं करने वाला, फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगा अल्काली और हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक आइसोटोप बचा हुआ था, आइसोटोप क्या है देख लो। One or two more species of atom or chemical element, they have same atomic number in the position of periodic table and the nearly identical chemical behavior but with different atomic masses। देखो आइसोटोप क्या होता है, माफ करना, आइसोटोप में डिफरेंट एटॉमिक मास अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। माफ करना, मैं स्टार्ट में एटॉमिक मास बोल दिया था, वो गलत है, ठीक है, उसको यहाँ पे करेक्ट कर लो। जो आइसोटोप होता है, हालांकि मैं वहाँ पे शायद आइसो बार बोला था, एक बार उसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं तो टाइम में पीछे नहीं जा सकता लेकिन तुम वीडियो में पीछे जरूर जा सकता है, ठीक है। तो आइसोटोप जो होगा, आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है 2 एलिमेंट का, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका जो क्या बोलते हैं बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा सेम होता है। अब 2 ऐसे एलिमेंट जिनका बिहेवियर सेम है बट एटॉमिक मास अलग है, तो उसको कहाँ रखा जाए, तो इसीलिए आइसोटोप को हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रखने में बहुत दिक्कत होता है। तो समझ में आ गया होगा। कार्बन 12 और कार्बन 14 फोर्थ आइसोटोप होता है कार्बन का, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया था। आइसोबार और आइसोटोन तुमको खोजना है, आइसोटोप में बता दिया, अब तुम खोजो आइसोबार किसको बोलते हैं और आइसोटोन किसको बोलते हैं। अच्छा समरी क्या क्या पढ़े हम लोग, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़े, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसका पीरियोडिक टेबल देखें, उसका अचीवमेंट पढ़े, उसका लिमिटेशन पढ़े, उसके बाद नॉमेनक्लेचर में हम लोग ने पढ़ा एल्काली मेटल, चलिए एल्काली मेटल और एल्काली अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन मेटल और फिर आइसोटोप, ठीक है। ये हम लोग पढ़े, तो ये वीडियो में यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो तब तक के लिए बाय।